हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज का करंट अफेयर है जून 2023, जो कि विजन आईए से कराया जा रहा है। ये मंथली करंट अफेयर है और इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग यूपीएससी, पीसीएस और यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए लगभग 2 साल का करंट अफेयर बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग जून 2023 का करंट अफेयर कर रहे हैं। तो इसमें टॉपिक आज है योजनाएं, और इसमें कुछ व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है और इसमें एचडीजी के बारे में बताया गया है। लोग 17 एचडीजी जो कि 2023 में कितना हासिल किया गया है उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं। और भी सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जा रहा है, तो अगर आप लोग ने अभी नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए। प्ले लिस्ट इसका बना दिया गया है अलग अलग नामों से। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये है कुछ योजनाएं, जो कि पहला है स्मार्ट सिटी मिशन। सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा को 1 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस समय सीमा को जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है तो स्मार्ट समाधान लागू करके शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और संधारणीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना है। ऐसे आधुनिकीकरण मॉडल तैयार करना जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगे। अब इसके कुछ विशेषताएं दिए गए हैं, जैसे कि इस मिशन को वर्ष 2015 से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। हालांकि इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पैदल चलने वाले योग्य शहरी क्षेत्रों का निर्माण करना, जैसे भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण और संसाधनों के क्षति को कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आपसी संवाद को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पार्क, खेल के मैदान जैसे खुले स्थानों का संरक्षण और विकास करना, विभिन्न प्रकार के परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना। इसमें है जैसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी, सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माइल पैरा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। क्षेत्र आधारित विकास में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना, शहर को उसकी मुख्य आर्थिक गतिविधि जैसे स्थानीय व्यंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर एक पहचान प्रदान करना। बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास में स्मार्ट समाधान को अपनाना। इस मिशन के तहत 100 शहरों को कवर किया गया है। शहर स्तर पर मिशन का क्रियान्वयन एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी द्वारा किया जा रहा है। यह स्मार्ट सिटी विकास परियोजना को योजना निर्माण, आकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन और इसके लिए धन वितरण मदद कर रहा है। शॉर्टलिस्ट किए गए प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में या तो रेट्रोफिटिंग या रीडेवलपमेंट या ग्रीनफील्ड विकास मॉडल या इन तीनों तथा स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ एक पैन सिटी सुविधा को शामिल किए जाने की संभावना है। मतलब इन तीनों को इसमें एकोरेट करके इसको ऐड करना है और उसके हिसाब से ही इसको कार्य करवाना है। और अब अगला आता है वित्त पोषण। वित्त पोषण में केंद्र सरकार ने 5 वर्षों जैसे कि वित्त वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक में 48,000 करोड़ रुपए यानी प्रति वर्ष की प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य, शहरी, स्थानीय निकाय द्वारा समान आधार पर एक समान राशि प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त संसाधनों को निम्नलिखित घटकों को एकत्रित किया जाएगा। यूएलबी के स्वयं के कोष से, वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाला अनुदान से, म्युनिसिपल बॉन्ड जैसे नवीन फंडिंग विकल्प से तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों और उधारों के माध्यम से। अब है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सभी 100 स्मार्ट शहरों से में आईसीसीसी यानी 97 की स्थापना की गई। यह परिकल्पना की गई है कि आईसीसीएस अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली निर्णय समर्थन प्रणाली से युक्त होगा तथा इनेबलिंग सिटीज के प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये आईसीसीसीएस यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल वितरण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बेहतर निगरानी और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्मार्ट शहरों ने कोविड-19 महामारी के यथोचित प्रबंधन के लिए आईसीसीसीएस
और संबंधित स्मार्ट अवसंरचना का बेहतर ढंग से उपयोग किया गया है। मतलब कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी जो कोविड-19 महामारी में भी इसको रोका नहीं गया था, बल्कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्मार्ट तरीके से किया गया था कि इसका और बेहतर ढंग से इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे कि स्मार्ट सिटी के 6 मौलिक सिद्धांत भी हैं। इसमें है कन्वर्जेंस अभिसरण यानी क्षेत्रक एवं वित्तीय अभिसरण। इसमें तकनीक का इस्तेमाल एक साधन के रूप में लक्ष्य कर गया, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा इसमें। और एकीकरण नवाचार, इसमें इनोवेशन भी है। और सहकारी एवं प्रतिस्पर्धा संघवाद है, मतलब प्राइवेट और सहकारी दोनों लोग मिलकर इसमें कार्य करेंगे। कम संसाधन अधिक परिणाम, मतलब छोटे से संसाधन में भी इसके परिणाम अधिक व्यापक होंगे। केंद्र में समुदाय है, तो जैसे कि योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में समुदाय को केंद्र में रखा गया है। अब आते हैं कुछ इसके परिशिष्ट हैं, जैसे कि मुख्य आंकड़े और तथ्य हैं। तो एचडीजी के बारे में देखते हैं। तो भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां 2023 का ये डाटा है। तो एचडीजी 1 निर्धनता उन्मूलन है। 2021-22 में 33.98 लाख स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को बैंक क्रेडिट ऋण से जोड़ा गया। 2022-23 में 1.2 लाख वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थागत सहायता प्रदान की गई। भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सोंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया और लागू किया है। अब एचडीजी दूसरा है शून्य भुखमरी। तो इसमें है जैविक खेती के तहत 3.9% निवल क्षेत्र को कवर किया गया है। 2022-23 में कृषि क्षेत्र में प्रत्येक भूमि का जीवीए 84,921 रुपए था। एचडीजी 3 बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण है। तो इसमें 2018 से 20 में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म दर पर 97, 2014-15 में 130 था, जो कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 97 तक ला दिया गया है। 2020 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 32, अब 2015 में 43 थी। 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने की प्रतिस्पर्धा व्यक्त की गई है 2025 तक में। अब है एचडीजी 4 यानी गुणवत्ता शिक्षा। तो इसमें है कि कक्षा 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा है। 2021-22 तक उच्चतर प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर 57.6% था। 2020-21 तक तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 27.30% था। 89.30% स्कूलों में विद्युत की पहुंच हो गई है 2021-22 में। एचडीजी 5 जो है कि लैंगिक समानता के ऊपर है। इसमें 2019 में संसद लोकसभा में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी 14.36% थी। 2018 से 20 में जन्म के समय लिंगानुपात 907 था, जो कि 2014 से 16 में 898 था। 2021 से 22 में महिलाओं के नेतृत्व वाले 92.7% एसएचजी को बैंकों से जोड़ा गया। अब है एचडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो 100% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2019 से 20 में सभी 100% जिलों को खुले में स्वच्छ से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया गया था। 2021 में 91% जल निकायों में परिवेशी जल गुणवत्ता की उपलब्धता थी। अब आता है एचडीजी 7 जो कि वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा है। 2021-22 में 100% घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। 2022-23 में 99.80% घरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट यही दिखा रहा है कि 99.8% और 100% तो घर में विद्युतीकरण कर दिया गया है। 2022-23 में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 22.5% था। यहाँ पर आता है एचडीजी 8 जो कि गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि है। 2015-16 में 6326 पेटेंट जारी किए गए थे, जबकि 2022-23 में पेटेंट की संख्या बढ़कर 34,134 हो गई थी। 2022 में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 26,522 स्टार्टअप को मान्यता दी गई थी, जबकि 2016 में 428 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई। युवा रोजगार के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन किया जा रहा है। अब आता है एचडीजी 9 जो कि उद्योग नवाचार और अवसंरचना है। इसको आई से याद रखिए, इंडस्ट्री के। तो आई से इंडस्ट्री, आई से 9 नंबर पे आता है। तो 2022-23 में 59.997% आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रही है। 2018-19 में 1 करोड़ रुपए की लागत में 50.65 टन कार्बन उत्सर्जन हुआ था, जो कि 2015-16 में यह 61.45 टन है।
2020-21 में 10 लाख की आबादी पर 262 शोधार्थी, जबकि 2015-16 में यह 218 थे। अब आता है SDG 10 जो कि असमानता में कमी लाता है, असमानता में कमी के बारे में बताएगा। तो 2019 में लोकसभा के सदस्यों में 14.36% सदस्य महिलाएं थी। 2022-23 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बजट का 2.10% आवंटित किया गया, जो कि 2015-16 में यह 1.66% था। 2023-24 में बजट का 6.19% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित किया गया है। अब आता है SDG 11 जो कि सतत शहर समुदाय के लिए है। 2022 में 98% वार्डों ने 100% घर घर अपशिष्ट संग्रहण सेवा प्राप्त की थी। 2023 में 76% अपशिष्ट प्रसंस्कृत, 2016 में लगभग ये 17.97% था। 2020 में सड़क दुर्घटना में चोट लगने की दर 24.76 और मृत्यु दर 98.84 थी। अब आता है SDG 12 जो कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन है। तो इसमें 2021-22 में 187.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता है, जो कि यही 2018-19 में 176 किलोग्राम था। 2020-21 में प्रति व्यक्ति 6.81 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन था, जो कि 2017-18 में यह 7.19 हुआ था। भारत ने खतरनाक अपशिष्ट और अन्य रसायनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय समझौतों की अभी पुष्टि की है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन है, जो कि ये क्लाइमेट चेंज है। तो 13 याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज। 2018 में आपदाओं के कारण 1 लाख आबादी पर 10,738.97 लोग। 2015 में लगभग ये था 14,743.14 प्रभावित हुए थे। GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में 24% की कमी हुई है। अब आता है SDG 14 जो कि जलीय जीवन है। तो 2022-23 में समुद्र सेवा प्रतिरूपण एप्लीकेशन संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट योजना के लिए 498.95 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। अब आता है SDG 15 जो कि भूमि पर जीवन है। 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% वन आवरण था, जो कि 2015 में 21.35% था। 2022 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में 5.28% संरक्षित क्षेत्र था। 2022 के कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र के 8.69% को रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया, जो कि 2016 में 4.15% था। 2021-22 में पर्यावरण संरक्षण पर कुल सरकारी व्यय का 0.07% खर्च किया गया था। भारत ने लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए विधायी, प्रशासनिक तथा नीतिगत फ्रेमवर्क अपनाया है। अब आता है SDG 16 शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं। इसमें है 2022 में प्रति लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 1.49 थी। 2021 में उद्देश्यपूर्ण की गई हत्या प्रति लाख आबादी का 2.20, 2015 में यही था 2.63 प्रति लाख थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करते हैं। अब आता है लास्ट इसका 17 जो कि है लक्ष्य प्राप्त सामूहिक साझेदारी, जो कि पार्टनरशिप के नाम जानते हैं। तो इसमें 25 राज्य निगरानी फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहे हैं, जो कि 2019-20 में 12 था। 2021 में कुल वैश्विक निर्यात में पण्य निर्यात का हिस्सा 1.77% था। 2021 में कुल वैश्विक निर्यात में वाणिज्यिक सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 4.0% थी। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक सांख्यिकी सिद्धांतों के पालन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कानून बनाया गया है। अब यहाँ पर आता है सुर्खियों में रहे कुछ व्यक्तित्व, जिसमें कि 7-8 व्यक्तित्व हैं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर है रानी दुर्गावती। तो इनके बारे में विवरण देखते हैं। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ हुआ। वह महोबा के चंदेल राजवंश से संबंधित थी और उनका विवाह गढ़कंटगा के गोंड राजा दलपत शाह से हुआ था। उन्होंने रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल जैसे कई जलाशयों का निर्माण कराया। उन्होंने आचार्य विट्ठल नाथ को गढ़ में पुष्टि मार्ग पंथ की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी। रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक रहे बाज बहादुर 1555-1560 को पराजित किया। वह मुगलों के अधीन इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खान से
पराजित हो गई थी। इनके प्रदर्शित नैतिक मूल्य क्या है? तो आत्मनिर्णयन। अपने पति की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभालकर उन्होंने आत्मनिर्णयन की मजबूत भावना का प्रदर्शन किया। दुख से हताश होने या सत्ता छोड़ने की बजाय उन्होंने अपने राज्य का नेतृत्व और शासन स्वयं करने का निर्णय लिया। अब आती हैं अहिल्याबाई होलकर। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई करने का निर्णय लिया है। वह 18वीं सदी के दौरान मालवा प्रांत की रानी थी। उन्होंने भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में अपने पति खंडे राव की मृत्यु के बाद 1754 में मालवा पर अधिकार कर लिया था। उनके शासन की प्रमुख विशेषता उपलब्धियां थी। उन्हें प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की थी। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान न्यायपूर्ण लोक व्यवस्था और सुशासन को बनाए रखा था। उनके शासनकाल में माहेश्वर शहर एक साहित्यिक, औद्योगिक, संगीत, कला और शिल्प कला का केंद्र बन गया था। उन्होंने माहेश्वर शहर के में एक वस्त्र उद्योग स्थापित करने में मदद की थी। इस कारण इसे अब प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकेश्वरी सहित कई अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण का कार्य कराया था। अब इनके वीरता एवं प्रशासन की क्षमता है। मालवा की रानी अहिल्याबाई एक बहादुर नेतृत्वकर्ता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। जब मराठा पेशवा अंग्रेजों के एजेंडे को विफल नहीं कर सके तो उन्होंने इसके परिणामों और मायने को बेहतर तरीके से समझा। अब है सावित्री ज्योतिबा राव फूले। वह एक प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री थी। उन्हें पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इस कार्य में उनके पति ज्योतिबा राव फूले ने सहायता की थी। प्रमुख योगदान तो उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त करने की दिशा प्रयास किया था। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल केंद्र शुरू किया था। आगे चलकर वे 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज से भी जुड़ गई थी। यह समाज सुधार से संबंधित एक संगठन था। तर्कवाद और सामाजिक न्याय है, जो कि यह भारतीय इतिहास, विशेष रूप से इसकी जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति की वैज्ञानिक समझ में विश्वास करती थी। वह भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत थी। अब आते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। सांख्यिकी और आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान की स्मृति में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महालनोबिस के योगदान और उपलब्धियां हैं। उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। वह भारत के प्रथम योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी। उन्होंने महालनोबिस डिटेंशन की खोज की थी। यह एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। संस्थान निर्माता और विद्वान, तो वह एक प्रतिभाशाली सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उनके विद्वतापूर्ण योगदान के कारण भारत में नीति निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किए गए। अब है बिरसा मुंडा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा को उनकी 123वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। बिरसा मुंडा के बारे में, वह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जनजाति से थे। जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने बेसाइत मत की शुरुआत की। उन्होंने 1989 के उलगुलन आंदोलन में विदेशियों को खदेड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने उपनिवेशी कानूनों का पालन करने और लगान लेने से इनकार कर दिया। साथ ही अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए धार्मिक प्रथाओं की चुनौती दी। उनके अनुयायी उन्हें भगवान और ये लोग भगवान को भगवान बोलते थे और धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के रूप में जानते थे। इनके नैतिक मूल्य क्या था? दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता। तो वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समुदाय की व्यक्ति मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये। अब देखते हैं स्वामी सजानंद सरस्वती ये हैं, क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने
किसानों को संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन में कई चेतना का संचार किया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उन्हें इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने बिहार में जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से काश्तकारों को बेदखल करने के खिलाफ बकास्त आंदोलन शुरू किया था। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार टेनेंसी एक्ट और बकास्त लैंड टैक्स लागू हुआ। उन्होंने बिहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था। किसान मजदूर एकता इस संघर्ष को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इनका नैतिक मूल्य क्या था? सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा। उन्होंने अस्थायी समुदायों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साधन के रूप में खादी के उपयोग और शराबबंदी को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। अब आते हैं शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी। तो ये दादा धर्माधिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारक थे। राजनीतिक योगदान, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। गांधी सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। मध्य प्रदेश विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूट काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। सामाजिक योगदान इनका है तो ये अधिकतर समय दलितों और महिलाओं की उन्नति के लिए समर्पित किया था। इन्होंने वैचारिक क्रांति का समर्थन किया था। उनके आचार्य विनोबा भावे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा, उन्होंने अपने जीवन काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दलितों और महिलाओं की उन्नति के लिए समर्पित किया। उनका सामाजिक योगदान समाज के इन हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों, सम्मान और समानता के लिए संघर्ष पर केंद्रित था। अब ये लास्ट है इसमें, हैरी मार्कोविट्ज। तो ये आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत WMPT के जनक हैरी मार्कोविट्ज का निधन हो गया है। वित्त पर उनके विचारों के लिए मेर्टन H मिलर और विलियम F शार्प के साथ उन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 1990 से सम्मानित किया गया था। MPT निवेश का चयन करने के लिए एक व्यवहारिक तरीका है। इसमें जोखिमों के स्वीकार्य स्तर के भीतर अपने समग्र रिटर्न को अधिकतम किया जा सकता है। मार्कोविट्ज ने व्यक्तिगत प्रतिभूतियों की बजाय परिसंपत्तियों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया। मार्कोविट्ज ने गणितीय प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन में भी अभूतपूर्व काम किया। उन्होंने स्क्रिप्ट भाषा विकसित की। यह सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के संचालन में इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है। अब इनका नैतिक मूल्य है दृढ़ता और तर्क संगतता। उन्होंने न केवल पोर्टफोलियो प्रबंधन की समझ को आगे बढ़ाया, बल्कि साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और निरंतर सीखने की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर बात किया जाएगा, जो कि अब दूसरे सब्जेक्ट पर आएगा। और भी सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।